नमस्कार, कूटनीति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशियाई क्षेत्र से भारत के सदियों पुराने राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आधुनिक दौर की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने सभी 5 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। लेकिन 3 दशक पहले शुरू हुए इन रिश्तों की गति धीमी रही है। मध्य एशिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र से भारत के संबंध और मजबूत कैसे हो सकते हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पुनीत गौर, जो कजाकिस्तान के यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर पुनीत गौर, कूटनीति में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, ये अवसर प्रदान करने के लिए। तो हम शुरुआत में मैं जानना चाहूँगा, मध्य एशिया का भारत के लिए सामरिक तौर पर और ऊर्जा के स्रोत के तौर पर क्या महत्व है? ये प्रश्न शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कोई भी क्षेत्र भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण रहता है। और मुझे लगता है कि मध्य एशिया भी कुछ कारणों से हमेशा से ही भारत के लिए और वैश्विक शक्तियों के लिए एक केंद्र रहा है। प्रश्न पर जाने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि जिस मध्य एशिया की हम बात कर रहे हैं, एक समग्रता के रूप में वो मध्य एशिया कहाँ से कहाँ तक उसका फैलाव है। मध्य एशिया क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे आप पूर्व में चीनी सीमा तक और पश्चिम में कैस्पियन सागर और उत्तर में रूस तक जिसे आप देख सकते हैं। वहीं दक्षिण में इसका फैलाव ईरान और अफगानिस्तान तक है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि मध्य एशिया का अस्तित्व का एक लंबा इतिहास रहा है। रेशम मार्ग, जिस सिल्क रोड की आपने बात की, के काल से ही ये क्षेत्र न केवल आक्रमणकारियों अपितु व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। इसी समय पे मध्य एशिया क्षेत्र ने पूर्व और पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के मध्य एक पुल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, और तभी से ये क्षेत्र विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति अर्जित कर रहा है। दो विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख आपने प्रश्न में पहले ही कर दिया है, फिर भी उसमें पहला है बढ़ते भूसामरिक महत्व और दूसरा है ऊर्जा के संभावित स्रोत। मध्य एशिया को एक वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। यही जो दो कारण विशेष रूप से हैं, जिसकी वजह से वैश्विक शक्तियों का ध्यान मध्य एशिया की तरफ जाता है। और यही कारण रहा है कि ये क्षेत्र बहुत बार विभाजित हुआ, फिर इसका पुनरुद्धार हुआ और फिर विभाजित हुआ। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने इस क्षेत्र का नाम तुर्किस्तान दिया था, जिसका अर्थ था तुर्कों द्वारा बसाई गई भूमि। और जहां तक बात है, जब हम दूसरे कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है ऊर्जा के संसाधनों की बात करते हैं, तो सभी कमोबेश सभी पांचों देश प्राकृतिक और खनिज संसाधनों में समृद्ध है। जहां कजाकिस्तान में कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम, सोना, सीसा, जस्ता आदि अधिकांश खनिजों की व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मात्रा है, वहीं तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। जबकि कपास, यूरेनियम, पेट्रोलियम, नमक और सल्फर की महत्वपूर्ण मात्रा भी है। दूसरी तरफ अगर आप उज्बेकिस्तान की तरफ देखें, तो उज्बेकिस्तान में गैस, यूरेनियम, कपास, चांदी और सोने के साथ समृद्ध है। जबकि तजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों में ताजे पानी की महत्वपूर्ण मात्रा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जिसकी क्षमता का पूरा दोहन अभी नहीं किया गया है। और किर्गिस्तान में आप सोना, यूरेनियम, पारा और शीशे के भी महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं। और पांचों देश अलग अलग मात्रा में अपने संसाधनों का दोहन अपने तरीके से करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन मेरा सामान्य तौर पर भी ये मानना है कि संपूर्ण मध्य एशिया के जो 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 ये अप्रयुक्त संसाधन है, जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी के दौरान रुडयार्ड किपलिंग, एक ब्रिटिश लेखक, मध्य एशिया को बैक ऑफ बियॉन्ड कहते हैं, कि चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो या फिर भूसामरिक महत्व के क्षेत्र में, उसका दोहन पूरी क्षमता के साथ नहीं हो पाया है। और इसीलिए ये संपूर्ण क्षेत्र भारत के लिए भी एक तरफ विशेष संभावनाओं को जन्म देता है, और दूसरी तरफ
चुनौतियों को भी सामने रखता है। तो ये जो दो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, और आने वाले समय में भारत और मध्य एशिया के संबंधों को मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए। सिल्क रोड, जैसे कि आपने कहा, रेशम मार्ग से भारत और मध्य एशिया कई सदियों तक जुड़े रहे। लेकिन दक्षिण एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत के बाद मध्य एशिया ग्रेट गेम का एक केंद्र बन गया। फिर भारत की आज़ादी के समय दक्षिण एशिया में सीमाएं बदल गई और इस वजह से भारत का इस क्षेत्र से सीधा संपर्क टूट गया। अब जब 3 दशक पहले फिर से राजनयिक रिश्ते स्थापित हुए हैं, तो इन रिश्तों की गति धीमी रही है। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा निरंजन जी कि भारत के मध्य एशिया के साथ कई सहस्त्राब्दी पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत संबंध रहे। विशेष तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत से मध्य एशिया तक विशेषतः रेशम मार्ग से वस्तुओं का, न केवल वस्तुओं का बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। और उदाहरण के रूप में हम सबके सामने बौद्ध धर्म, जिसने रेशम मार्ग के माध्यम से ही भारत से अफगानिस्तान, फिर मध्य एशिया और फिर पश्चिमी चीन की यात्रा की। इसी कंटिन्यूएशन में आप मैसेडोनिया के सिकंदर, कुषाण, बाबर, मुगल और सूफीवाद, जो कि भारत और इस क्षेत्र के बीच सदियों से मजबूत संबंधों के प्रमाण रहे हैं। हाँ, सोवियत संघ के समय भारत और मध्य एशिया में जो जीवंत और आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को देखा जा सकता था, ये भी वास्तविकता है जिसकी बात आपने की कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का पूरा लाभ नहीं उठा पाया, क्योंकि भारत इन देशों के साथ प्रत्यक्ष भूमि सीमा साझा नहीं करता, और यही एक कारण है। लेकिन इस बाधा को दूर करने के लिए कई पहलें की गई, कई तरह के कार्यक्रमों को घोषित किया गया, और जो कई वर्षों से पाइपलाइन में भी है, जिसे अब तेजी के साथ लागू किया जा रहा है। और जो दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य संबंधों को ज्यादा गति देने में कामयाब हुए हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा, जिसको INSTC बोला जाता है, और चाबहार बंदरगाह। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हम जो हमारे रिश्ते सोवियत संघ के दौरान थे, उसका लाभ हम इनकी स्वतंत्रता के बाद नहीं उठा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले काफी वर्षों से हम जिस तेज गति से इसकी तरफ अग्रसर हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में अगर आगे मैं जोड़ूं तो हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं भारत की तरफ से, या पिछले कुछ दिनों में जो भारत ने तेजी दिखाई है, जैसे दिल्ली डायलॉग हो या फिर भारत मध्य एशिया वार्ता हो, या अभी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सभी मध्य एशियाई देशों के नेताओं से एक वर्चुअल वार्ता करेंगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं इन सब मुद्दों को? देखिए निरंजन जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5 से 7 वर्षों में जितनी प्रगति भारत ने मध्य एशिया, और अगर मैं कहूं कि हमने अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ की है, जिसने पिछले, और मुझे ये मेरा विचार है कि जिसने पिछले 25 वर्षों के अंतराल को पाटने में काफी मदद की है, और जिसका पहला ज्वलंत उदाहरण स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 6 दिनों में ही 5 राष्ट्रों की यात्रा करके भारत के लिए इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को पुनः स्थापित करने के रूप में दर्शाया है। इसको ये दिखाया है कि ये क्षेत्र हमारे लिए पुनः किन संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। और इन्हीं संबंधों में आई थिंक जो ठहराव आया था, ठहराव रूपी जो हिमखंड जो था भारत और मध्य एशिया के मध्य, इस यात्रा ने उस हिमखंड को तोड़ने का सही मायनों में प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि उसके बाद उसी के कंटिन्यूएशन में जारी रही उच्च स्तरीय यात्राओं, आप इसमें मंत्री स्तरीय यात्राओं को दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो उज्बेकिस्तान में स्वर्गीय सुषमा जी की यात्रा हो, या आप किर्गिस्तान में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी की यात्रा हो, दुशांबे में राजनाथ सिंह जी हो, डिफेंस मिनिस्टर समिट में उन्होंने शिरकत की थी,
फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी की यात्रा हो 2021 की, या मध्य में ऐसे, और ये केवल भारत की तरफ से नहीं, आप ये देखिए कि मध्य एशिया की तरफ से भी तत्कालीन समय में, हाल ही के दिनों में, जब वहां के राष्ट्रीय प्रमुख भारत आए थे अभी पिछले महीने, और उसके बाद विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था भारत में, तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों तरफ से इस तरह का एक राजनीतिक समझ विकसित हुई है इन उच्च स्तरीय लेवल पे। इन सब के एक उच्च स्तरीय राजनीति समझ विकसित होने की वजह से मुझे लगता है कि ये जो कमिंग इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये उसी की परिणति है, ये उसी का ही परिणाम है, और जो इस समझ को आगे विकसित और करेगा। जैसे पाकिस्तान के साथ खराब रिश्तों की वजह से हमारा मध्य एशिया के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है, इसी वजह से भारत कई परियोजनाओं से जुड़ा है, जैसा आपने कहा INSTC और चाबहार बंदरगाह का विकास। लेकिन अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद जो सुरक्षा संकट पैदा हुआ है, तो इसका कितना असर पड़ेगा भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क पर? देखिए निरंजन जी, हम हमेशा से जब भी बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया में भारत किस तरह प्रवेश कर पाएगा, उसमें जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम रहता है, जिसे हमें गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहा है, चाबहार बंदरगाह, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हो, चाहे चाबहार हो, इसमें जिस तरह से तेजी और प्रगति की पहल की गई है भारत की तरफ से, तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप बात करें चाबहार की, जिससे भारत द्वारा ईरान के साथ बहुराष्ट्रीय व्यापार मार्ग विकसित करने के लिए किया गया था, ताकि अफगानिस्तान के लिए एक व्यापार मार्ग प्रदान किया जा सके, जो विशेषतः पाकिस्तान को दरकिनार कर दे। और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की योजना भी, मुझे लगता है कि अफगान व्यवसायियों को बाहरी दुनिया में अपने उत्पादों को निर्यात करने के लिए एक चैनल प्रदान करने, और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि बड़े पैमाने पर भारतीय सामान बिना रुके अफगानिस्तान तक पहुंच सके। और यह भी वास्तविकता है कि दोनों ही योजनाओं में अफगानिस्तान एक बड़े हितधारक के रूप में शामिल है। और हाल के दिनों में इन परियोजनाओं पर अफगानिस्तान की स्थिति के प्रभाव के संबंध में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो कुछ भी तालिबान शासन के बाद ये एक पहल या ये एक समझ विकसित हो रही थी कि इन पे कैसे काम किया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह का एक रुकावट के रूप में इसे देखा जा रहा था, उसमें हाल के दिनों में बहुत तेजी के साथ कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे भारत ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में शामिल किया जाए, जो भारत से रूस तक फैला है, और फिर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को शामिल करके INSTC की सदस्यता का विस्तार किया जाए। दूसरा, जो ये लैंडलॉक कंट्री उज्बेकिस्तान, वो अपनी कनेक्टिविटी लिंक को बढ़ाने और बंदरगाह को उपयोग करने का इच्छुक है, और उसी ने एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई, उसी ने एक त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव भारत के सामने रखा, जिसमें ईरान को शामिल किया। और चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच दूसरी त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक पिछले महीने 2021 में हुई थी। और स्पेशली जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान में मानवीय संकट के दौरान उसको एक असिस्टेंट देने की, उसमें उसकी सहायता करने की, तो मुझे लगता है कि ईरान तैयार, खासकर जब अफगानिस्तान एक विशेष रूप से जब हम गेहूं की बात करते हैं, अभी 50,000 मैट्रिक टन हमें गेहूं देना था। इसमें पाकिस्तान ने हालांकि शुरू में हमें कहा था कि हम ये पैसेज देंगे, लेकिन अभी तक उसका अड़ियल रवैया बल्कि इतनी मानवीय संकट के होते हुए भी पाकिस्तान का ये अड़ियल रवैया ये दिखाता है कि भारत अपने आप को इस रूप में शामिल करना है उस पूरे चाबहार के थ्रू, और ईरान और उज्बेकिस्तान को लेके कि वो अफगानिस्तान की हेल्प, क्योंकि ये बहुत श्योर है कि हमारा अफगानिस्तान की लोगों के साथ जो एक आत्मीय संबंध है, उसे भी विकसित हमें कंटिन्यूएशन में रखना है। और इसीलिए भारत हमेशा इस पहल में रहा है कि किसी भी तरह भी अफगानिस्तान को
मानवीय मदद पहुंचाई जाए या मानवीय संकट के दौरान इस तरह की मदद पहुंचाई जाए। मध्य एशिया से व्यापार और निवेश के मामले में भारत चीन से काफी पीछे है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें दो तरह की बात है निरंजन जी, कि पहली, जब हम बात करते हैं कि चाहबार हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा और उसी के थ्रू हम उसको एक गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, तब ये एक प्रश्न उठना लाजमी है कि जब इसका उपयोग किया जाएगा तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा अमेरिका के ईरान के साथ संबंधों पर। तो जब हम बात करें चाहबार की, तो फिर सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, उसके साथ निकल पाएंगे। तो ये बात उसी तरह भी सही है। तो दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि भारत और ईरान संबंध पश्चिम के साथ भारत के संबंधों के भी अधीन है। हमारा पश्चिम के साथ क्या संबंध है, ये भी बहुत कुछ, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ईरान, हमारे मध्य एशिया के संबंध थ्रू ईरान द्वारा। क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब 2019 में ट्रंप प्रशासन ने भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए संभावित लाभों के कारण भारत को बंदरगाह के विकास के लिए प्रतिबंधों से छूट दी थी, तो मुझे लगता है कि हमारा जो रिलेशन पश्चिम के साथ है, पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ है, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और जबकि जब अमेरिका भी ये जानता है और वेस्ट भी ये जानता है कि इस मानवीय संकट के समय चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने की कोशिश भारत अनवरत रूप से जारी रखेगा। और जब हम बात करते हैं, रही बात मध्य एशियाई देशों की, तो जैसे मैंने कहा कि भारत अपने स्तर पर द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय आधार पर हो, इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत अलग तरीके से कर ही रहा है। मध्य एशियाई देशों को हम एक तरह से अपना पड़ोसी मानते हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं हम। तो कजाकिस्तान में अभी जो प्रदर्शन हुए पिछले महीने में, तो उसका भारत पर या भारत मध्य एशिया संबंधों पर कुछ असर पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल ये है, क्योंकि मुझे लगता है निरंजन जी की कजाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उससे भारत मध्य एशिया संबंधों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कजाकिस्तान पर एक हमले की तरह लग रहा था। जो कुछ उग्रवादी समूह ने गैस की कीमतों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे उसको कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया। और बट मुझे लगता है कि जिस तरह वर्तमान राष्ट्रपति टोकायो ने प्रभावी ढंग से इसको पूरा बेअसर कर दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इसी कजाकिस्तान में जो टर्मोइल या जो अनरेस्ट हुआ है उसके संबंध में, कि भारत इतने सालों से लगभग सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धार्मिक उग्रवाद, कट्टरवाद और आतंकवाद पर लगाम लगाने की वकालत करता रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये आने वाले पहले जो 27 तारीख को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसको विशेष रूप से संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होने जा रहा है। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ये अनरेस्ट हुआ है, तो ये एक मुद्दा रहेगा जिसमें भारत पुरजोर तरीके से अपनी बात दोबारा रखेगा मध्य एशियाई देशों के हितों को देखते हुए, और आने वाले कुछ वर्षों में इस पर विशेष तौर पे अफगानिस्तान की स्थिति और तालिबान शासन को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद भी मध्य एशिया में आमतौर पर चरमपंथी विचारधारा नहीं देखी जाती। अफगानिस्तान में लेकिन अभी तालिबान का शासन है, तो क्या इसका भी असर मध्य एशियाई देशों पर पड़ सकता है विचारधारा के रूप से अगर हम देखें तो? देखिए निरंजन, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद तकरीबन 5 साल से कजाकिस्तान में हूँ। 2016 से मैं वहां पे हूँ, और जिस तरह की सेकुलर सोसाइटी, जिस तरह की शांति और सद्भावना वहां के लोगों के मध्य रही है, और न केवल लोगों के मध्य बल्कि पिछले 30 वर्षों से जिस तरह से लीडर्स ने पॉलिसियों का न केवल लागू किया है बल्कि उसको जिस तरह से उसका निर्वाह किया है पूरे 30 वर्षों में,
मुझे लगता है उसने किसी न किसी तरह से वहां पे शांति और सद्भावना स्थापित करने में बहुत मदद की थी। पूरे कमों पे सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जिस तरह आपने कहा कि वहां पे ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है विचारधारा के स्तर पर, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान, जब भी भारत हमेशा से ही हर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताने का प्रयास करता रहा है कि तालिबान अपने आप में चाहे एक उदारवादी संगठन के रूप में अपने को प्रस्तुत करे, लेकिन उसके साथ जो सहयोगी उग्रवादी समूह है वो इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। और इसीलिए न केवल ये इंडिया के लिए, भारत के लिए, बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी स्पेस इन तरह के लोगों को ना दिया जाए, ताकि ये समाज में अपनी पैठ उपस्थित करवा सकें और समाज के लोगों को एक दूसरी तरफ ले जा सकें। और ये बात न केवल भारत पर बल्कि सेंट्रल एशिया के कंट्री के लोगों पर भी उतनी ही लागू होती है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तो 30 साल से जिस तरह की विचारधारा, सेकुलर विचारधारा जिस तरह से पनप रही है, वही कंटिन्यूटी में रहे और उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले के भी एक सवाल में ग्रेट गेम का जिक्र किया था, तो फिर से उसी पर मैं आना चाहूँगा कि अभी भी अलग अलग देश जैसे रूस हो, चीन हो, तुर्की हो या अमेरिका हो, या तो द्विपक्षीय तौर पर या संस्थाओं के माध्यम से मध्य एशिया में अपना प्रभाव कायम करना चाहते हैं। जैसे रूस CSTO और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के जरिए, चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, और तुर्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स के द्वारा, और अमेरिका के भी मध्य एशिया में सैन्य अड्डे रहे हैं। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए मध्य एशिया में क्या विकल्प है? निरंजन जी, देखिए, भारत की जो छवि है वो मुझे लगता है कि इस वजह से है, चाहे वो मध्य एशिया हो, चाहे वो पूरे विश्व में हो, क्योंकि भारत ने हमेशा आपसी हित में विश्वास किया है। एक तरफा हित भारत की नीति कभी नहीं रही, ये हमने हमेशा से ही ये देखा है। और न केवल ये, बल्कि भारत हमेशा से ये चाहता है, चाहे वो मध्य एशिया हो या दूसरा कोई क्षेत्र हो, कि एक समावेशी विकास में उसका विश्वास रहता है। और इस वजह से चाहे हमारे साझा व्यापार हो या साझा विचार हो या जो भी पारस्परिक हित हो, वो हमेशा मेल खाते हैं सभी तरह के वैश्विक मुद्दों पर। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जहां तक बात है दूसरे कंट्रीज की, जैसे आपने टर्की की बात की, जैसे आपने बात की चाइना की BRI की, हम सब जानते हैं कि उनका एजेंडा अपने खुद के हित, अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना है। और उसमें भी आर्थिक हित, चाइना की तरफ से देखा जाए तो उनके आर्थिक हित ही सर्वोपरि हमेशा रहे हैं। और इसी वजह से भी बहुत सारे कंट्रीज में, स्पेशली मध्य एशियन कंट्रीज में, देशों में, आप समय समय पर कुछ अनरेस्ट आप नोटिस करेंगे जो हुए हैं पिछले 10 से 15 वर्षों में चाइना की पॉलिसीज को लेकर। हालांकि चाइना जानता है कि ये पूरा मध्य एशिया उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अपने आई थिंक अपने पूरे इतिहास की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है वो कजाकिस्तान में लॉन्च करता है। तो ये दिखाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो आप अपना नेचर है वो नहीं बदल सकते। और यही बात मध्य एशियाई देश भी जानते हैं। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि हमें भारत को एक विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि एक साझेदार के रूप में, एक दूसरे तरीके से इसको एक भूमिका के रूप में देखना। जैसे चाइना ये नहीं चाहते, मध्य एशिया देश भी, मेरे अनुभव के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं मध्य एशियाई देशों में गया हूँ उसमें ये अनुभव मैंने किया है कि मध्य एशियाई देश हमेशा से ये स्वतंत्रता के बाद से ही एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत को देख रहे थे। ये हमारा फॉल्ट था कि हम उस स्तर पर नहीं जा पाए कुछ अपने कारणों से। बट मध्य एशिया क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने का मुझे लगता है कि ये हाईएस्ट टाइम है, उच्च समय है। और मुझे विश्वास है कि हम जो ये द्विपक्षीय
या दो पक्षों के बीच जो मात्रात्मक और साथ साथ गुणात्मक जो विकास है वो बहुत तेजी के साथ होते हुए आने वाले समय में देखेंगे। और यही इंपॉर्टेंट है और यही बहुत महत्वपूर्ण है मध्य एशिया और भारत के मध्य। तो हम उम्मीद करते हैं कि मध्य एशिया और भारत के संबंध ऐसे ही मजबूत होते रहें, जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। डॉक्टर पुनीत गौर, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, आपका भी, जो आपने ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार आप लोगों के दर्शकों के सामने रख सकूं। जी धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।